हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मेजरमेंट ऑफ मैटर इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा है? सबसे पहले तो मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिवाइडेड है, और साथ ही साथ हम लोग उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटम का साइज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अब तक के पढ़ चुके हैं। और एटम को जब हम मेजर करते हैं तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है डेल्टन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से बनती है, हम इसे किस तरह से स्टडी करते हैं। रेडिकल्स, वैलेंसी, थोड़े नए कंसेप्ट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा आज का एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है? किसी भी केमिकल का प्योर फॉर्म जिसमें सिर्फ एक तरह का एटम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जब सिर्फ एक एलिमेंट इसका प्रेजेंट होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा, उसमें एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सिंगल हम लोगों को अपनी सिंगल स्टेट में मिलती है, मोनो एटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। मतलब वो एटम्स हम लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे लेकिन हर एक एटम इंडिविजुअली रहेगा। बहुत सारे एटम्स मिलके उस मॉलिक्यूलर स्टेट को बनाएंगे लेकिन उसमें एक एटम इंडिविजुअली खड़ा रहेगा। जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, हमारी जो सारी नोबल गैसेस है वो आती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में, यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। उनमें क्या होता है? मोनो मतलब वन, एक सिंगल एटम होता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हीलियम, नियॉन और जितनी भी नोबल गैस है वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एग्जाम्पल: हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशन। तो ये सारी जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ये सारी गैसेस हम लोगों को हमेशा सिंगल स्टेट में मिलेगी, यानी अकेली मिलेगी। ये किसी के साथ कंबाइन होकर नहीं रहती है, ये अकेली रहती है। सिर्फ हीलियम का एक एटम He, बस इतना ही लिखते हैं हम इसमें। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। और ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं हम? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है। अब हीलियम गैस आप लोगों ने नॉर्मली कहाँ पर देखी रहेगी? बलून्स में। जो हीलियम के बलून्स होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते तो वो हवा में ऊपर ऊपर चले जाते हैं। नॉर्मल बलून्स में तो हम लोगों की नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन वो फिल्ड रहता है, लेकिन हीलियम बलून्स अलग रहते हैं। उन्हें जब हम छोड़ते हैं तो वो हवा में ऊपर ऊपर चले जाते हैं। अब वो ऊपर क्यों जाते हैं? बिकॉज उनकी डेंसिटी कम रहती है, इस वजह से वो ऊपर ऊपर जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूलर स्टेट जिसे हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा? दो एटम्स कंबाइन हो गए। जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें सिर्फ O की स्टेट में नहीं मिलता है, हमेशा O2 की स्टेट में मिलता है। तो O2 मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दो एटम है इसमें ऑक्सीजन के। फिर नाइट्रोजन के दो एलिमेंट या एटम कंबाइन होके क्या मिलता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। H2 हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होते हैं और ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो एटम ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन के एटम में क्या होगा? दो एटम नाइट्रोजन के। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम हाइड्रोजन के। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें एक ही एलिमेंट के दो एटम कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का ही एक एलिमेंट है जिसने आपस में कंबाइन किया और क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल बनाया। सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स।
तो यहाँ पर O2 का एग्जाम्पल दिया गया है, किस तरह से उसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड होती है, मतलब दो बॉन्ड्स फॉर्म होती है। दो इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो ये लोग शेयर करते हैं वो दो होते हैं, और इसका अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे बॉल और स्टिक में तो इस तरह से वो दिखाई देगा। इसके अलावा नाइट्रोजन के एलिमेंट में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और नाइट्रोजन को अगर हम बॉल स्टिक में बताएंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। और इसके अलावा कुछ हम लोगों के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, बट हमें अभी सिर्फ कुछ चीज़ों पर फोकस करना है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक ही एलिमेंट के 2 एटम कंबाइन हो गए तो हमें क्या मिलेगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा। तो जब 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं सेम एलिमेंट के और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओजोन लेयर O3 होता है उसमें, तो 3 एलिमेंट आ गए, 3 एटम आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलीएटॉमिक। फॉस्फोरस P4 T5 के स्टेट में मिलता है, तो हम लोगों को इसमें कितने हो गए, 4 या 5 एटम आ गए, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक। सल्फर हम लोगों को 8 का क्राउन बनाता है, सल्फर का एक क्राउन होता है S8 जिसको हम बोलते हैं, वो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बट मैं सिर्फ आप लोगों को एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो उसमें 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी पॉलीएटॉमिक हो गया। कार्बन के बहुत सारे एटम्स कंबाइन होके बनते हैं, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, लेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो कंबाइन करके हम लोगों की बनती है कार्बन की, इसे हम क्या बोलेंगे, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, ओजोन लेयर, फॉस्फोरस P4, सल्फर S8। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जब एटम 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मतलब बेसिकली कंपाउंड्स कब बनेंगे, जब केमिकल अट्रैक्शन होगा 2 एलिमेंट्स के बीच में, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। जैसे कि H2O, इसमें H2 तो सेम एलिमेंट है, लेकिन साथ ही साथ एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ये 3 इसके अंदर एटम प्रेजेंट है, जिसमें से 2 सेम है लेकिन एक क्या है, अलग है, इस वजह से ये क्या बन गया, कंपाउंड। CO2, इसमें भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है। NO2, इसमें भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लो, वाटर का अंदर बॉन्डिंग किस तरह से होती है, 2H है उसमें, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन बीच में इस तरह से रहता है और हाइड्रोजन ऐसे बेंड स्ट्रक्चर में बनता है। तो ये अगर हम उसे बॉल स्टिक मॉडल में दिखाएंगे तो इस तरह से वो दिखाई देता है। फिर आता है NO2, तो इसमें नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड कितनी होती है ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नाम याद रखना है। एलिमेंट में मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक और कंपाउंड, इनका डेफिनेशन और इनका एग्जाम्पल, बस इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इसका डायग्राम आप लोगों को नहीं याद रखना है, सिर्फ आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये डायग्राम बता रही हूँ। फिर आता है CO2, तो CO2 किस तरह से दिखाई देता है, बनता है मॉलिक्यूल, कार्बन, उसके आसपास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और ये डबल बॉन्ड्स बनाता है। इसके अलावा कुछ हम लोगों के एग्जाम्पल वाटर देख लिए हम लोगों ने, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या है, कंपाउंड है। इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, 2, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, एक कंपाउंड।  अमोनिया NH3, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है,
कितने टाइप के? 2, एक नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 एटम प्रेजेंट है। तो ये भी क्या बन गया? एक कंपाउंड। क्यों? बिकॉज इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब तक हम लोगों ने क्या देखे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम रहेगा एक एलिमेंट का। उसके बाद डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक ही एलिमेंट के 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे। फिर देखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें एक ही एलिमेंट के 3 या उससे ज़्यादा एटम प्रेजेंट रहेंगे। फिर देखिए हम लोगों ने कंपाउंड। कंपाउंड में क्या रहेगा? 2 या 2 से ज़्यादा 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। वाटर का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। ऑब्वियसली ये इस तरह से हम लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन एक अगर हम लोग बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने जाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह से कंबाइन रहते हैं, इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होती है। अब हम आएंगे मॉलिक्यूलर मास पे। जो मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं इनका मास होगा कुछ। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेजरमेंट ऑफ मैटर में हम यही पढ़ रहे हैं कि जो चीज़ें होती है वो क्या होती है और उसे हम कैसे मेजर करते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास हम कैसे मेजर करेंगे वो देख रहे हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अज्यूम कर लो मेरे पास 2 एप्पल है, एक 250 ग्राम का है, दूसरा भी 250 ग्राम का है। मैं दोनों को ऐड करूँगी, मतलब दोनों का अगर मुझे पता करना है टोटल इसका मास कितना है तो कितना होगा? 500 ग्राम्स। सिमिलरली अगर मैंने 2 एप्पल और एक पेयर ली और मुझे कैलकुलेट करना है अब इसका मास कितना है, तो एप्पल का 250 और साथ ही साथ पेयर का 500 ग्राम। मैं बहुत एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ, इतना नहीं होता है मास एप्पल का या पेयर का, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक राउंड फिगर होल नंबर बढ़ा ली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो 250 प्लस 250 कितना हुआ था? 500 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स कितना हो गया टोटल? 1000 ग्राम्स। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर अज्यूम कर लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2। अब ऑक्सीजन का एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास होता है एक एटम का 16 डाल्टन, डाल्टन DALTON, और इसका यूनिट कैसे लिखते हैं हम? स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑक्सीजन का तो मैं कैसे निकालूंगी? कितने मॉलिक्यूल है इसमें? 2, दोनों भी क्या है? ऑक्सीजन। तो 16 प्लस 16 32, या फिर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू 16 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 32। वही सेम चीज़ है, बस 2 अलग तरीके से रिप्रेजेंट की हूँ मैंने। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है? 2 और ऑक्सीजन का 1। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 16 18। तो कितना हुआ मॉलिक्यूलर मास H2O का? 18। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल? 2, तो 2 इंटू H प्लस ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल? 1, तो 1 इंटू O, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। कितना हुआ टोटल? 2 प्लस 16 18। तो बहुत सिंपल तरीका है ऐसे कैलकुलेट करने का, बहुत ही इजी लेवल पर है ये चीज़। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके मैंने 3 एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2। NO2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 14 सिंगल एटम का। ऑक्सीजन का एक एटम का 16
दूसरे एटम का भी 16, ऐड करेंगे टोटल हम लोग तो 14 प्लस 16 कितना होता है 30, 30 प्लस 16 46, तो 46 डाल्टन। या फिर कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू नाइट्रोजन का कितना प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना, तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है इसलिए 1 इंटू 14 प्लस 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसलिए 2 इंटू 16, टोटल ऐड करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा 46। इसके अलावा CO2, CO2 में कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, फिर से ऑक्सीजन का 16, कितना होगा टोटल ऐड करेंगे तो 12 प्लस 16 प्लस 16 44 डाल्टन। या फिर 1 इंटू कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू ऑक्सीजन, 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 विच विल गिव अस 44। बहुत बहुत सिंपल मेथड है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का। जितने भी एटम है इसमें प्रेजेंट सबके एटॉमिक वेट को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को अभी थोड़ी सबको नहीं याद करनी है, कुछ कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ताकि आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकें। लेकिन एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ये चीज़ें दी हुई होती हैं, सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज़ पुट करके मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स का काम हो जाता है इसमें। लेकिन अगर इन केस एग्ज़ाम में नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों को कुछ कुछ एटम्स के याद रखने होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, इन सब का आप लोगों को याद रखना होगा। अब टेक्स्ट बुक में आपको किस तरह से दिया गया है H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना, रिड्यूस करना, तो बहुत सिंपल मेथड है ये भी, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा टैब्यूलर फॉर्म में दिया गया है। मॉलिक्यूल कौन सा है H2O, इसमें कौन से एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं 2, ऑक्सीजन का 1, तो एटॉमिक मास कितना होगा 1 इंटू 2 नंबर ऑफ एटम्स, 16 इंटू 1, 2 प्लस 16, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18। वही हम लोगों को पहले वाले मेथड से भी मिला था। आप लोगों को जो मेथड इजी लग रहा है, जो आप लोगों को स्कूल में सिखाया जा रहा है, उस मेथड से आप फॉलो कीजिए, उस मेथड से आप कैलकुलेट कीजिए। मैंने आप लोगों को सारे मेथड्स बता चुकी हूँ किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर मास। अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, बहुत सिंपल है। एटॉमिक मास आप लोगों को दिया गया है बहुत सारे एलिमेंट्स का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। आप लोगों को इन सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इजी है, निकाल सकते हो, ट्राई करना। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो है मोल का कंसेप्ट। अब मोल्स क्या होते हैं, तो जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमेशा एटम्स क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और कुछ चीज़ बनती है। तो अगर हमें पता करना है कि कितना अमाउंट हम लोगों का यूज़ हो रहा है, कितना अमाउंट बन रहा है, तो हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि उसमें कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं जो हम लोगों को नहीं दिखाई देते, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम 1 ग्राम की भी बात कर रहे हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे। तो हम इतने सारे मिलियंस में बात नहीं कर सकते जब भी हमें मॉलिक्यूल्स की बात करनी होगी। तो इस वजह से हम लोगों ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट, और जिसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट है। अब मोल क्या होता है एग्जैक्टली, एक यूनिट है, जैसे डजन, 1 डजन मतलब कितना होता है 12। तो जब भी हम बनानास खरीदते हैं तो हम किस में बात करते हैं डजन्स में बात करते हैं, तो 1 डजन इज़ 12। उसी तरह से
नोटबुक्स की जब हम बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं, तो 1 ग्रॉस में बात होती है। तो 1 ग्रॉस इज एक्चुअली 144 नोटबुक्स। उसी तरह से सेंचुरीज, हम 21st सेंचुरी में, तो एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स। 1 सेंचुरी, जो सचिन तेंदुलकर या धोनी जब सेंचुरी मारते तो वो लोग कितने रन्स लेते हैं? 100 रन्स। तो 1 सेंचुरी इज एक्चुअली इक्वल्स टू 100। 1 डजन 12, 1 ग्रॉस 144। उसी तरह से एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने ज़्यादा जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब जाकर हम बोलते हैं उसे एक मोल। और इस नंबर को हम बोलते हैं, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, यहाँ तक मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल क्या होता है? मेजरमेंट का एक यूनिट। जैसे डजन होता है, जैसे ग्रॉस होता है, जैसे सेंचुरी होता है, उसी तरह से मोल भी क्या है? एक क्वांटिटी है जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 3 टाइप की शुगर है। एक नॉर्मल हम लोगों की घर में यूज होने वाली चीनी, वाइट शुगर, फिर शुगर के क्यूब्स है वाइट, और दूसरा है ब्राउन शुगर के क्यूब्स। तो अज्यूम कर लो कि ये एक बोल मतलब 500 ग्राम का है, उसमें 500 ग्राम टोटल हर चीज़ का प्रेजेंट है। तो लेकिन क्या सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे? अगर मैं यहाँ पर एक चीनी के दाने को एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रही हूँ, तो क्या इस बोल में, छोटी वाइट शुगर में और शुगर क्यूब्स में और ब्राउन शुगर में सेम नंबर ऑफ शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? नहीं, ये सब अलग अलग है। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अज्यूम कर लो कि ये जो बाउल है हम लोगों का वाइट शुगर का, इसमें 500 मॉलिक्यूल्स है शुगर की, और इसमें जो शुगर क्यूब है इसमें 100 मॉलिक्यूल्स है शुगर का, और जो ब्राउन शुगर है इसमें 50 मॉलिक्यूल्स है शुगर की। तो एग्जैक्टली एक जो यूनिट है, एक मॉलिक्यूल जो है शुगर का, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिवाइड कर देंगे हम। तो 500 ग्राम टोटल वेट है, उसमें कितने हम लोगों के मॉलिक्यूल्स है? 500 डिवाइड किए तो हम लोगों को पता चला 1 ग्राम मिलता है हम लोगों को वेट। वो 1 ग्राम क्या है? एक मॉलिक्यूल का कितना वेट है वो। सिमिलरली यहाँ पर अगर वाइट शुगर क्यूब की बात हो रही है तो 500 अपॉन 100 कितना मिला? 5। मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वाइट शुगर क्यूब का वो कितने ग्राम का है? 5 ग्राम्स। उसी तरह से अगर मैं 50 मॉलिक्यूल्स को इससे डिवाइड कर रही हूँ तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना मिलेगा? 500 अपॉन 50, 10। तो 10 ग्राम का एक मॉलिक्यूल है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन, एक आइडिया के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, एक्चुअली में इसका इतना वेट नहीं है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, हम लोगों को वेट पता है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा। तो मोल का भी फॉर्मूला हम इसी तरह से निकालते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये टोटल यहाँ पर ये जो छोटी वाइट शुगर है इसे बोलते हैं, इसे हम अज्यूम कर लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बड़ी जो वाइट शुगर क्यूब है उसे बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ब्राउन शुगर जो है वो हो जाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और ये सब एक एक बाउल में, पहले हम लोगों ने कितना बोला था? हर बाउल में 500 ग्राम है। अब मैं बोल रही हूँ हर बाउल में 896 ग्राम्स है। अब ये 896 मैंने एक ऐसा फिगर ली हूँ कि सारी चीज़ें उसमें डिवाइड हो जाए और सबका आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे करेंगे हम देखते हैं। अब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? H2। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन मतलब कितना होगा उसका मॉलिक्यूलर मास? 2 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मास कितना होगा? 32
ग्राम्स। सिमिलरली नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, अब एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम्स, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। अब मोल, नंबर ऑफ मोल जो है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, कितना हम लोगों ने वेट लिया, जैसे इस केस में हम लोगों ने कितना वेट लिया 896 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल का कितना मास है। तो यहाँ पर पता है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम और नाइट्रोजन का 28 ग्राम। तो इस बोल में हाइड्रोजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है ये कैसे पता करेंगे हम? डिवाइड करके। ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है ये कैसे पता करेंगे हम? डिवाइड करके पता करेंगे। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं 896 डिवाइडेड बाई 2 कितने मिले? 448 मोल्स मिले। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। 448 मतलब 448 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसमें भी डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाय 32, तो क्या मिलता है 28 मोल्स। फिर 896 डिवाइडेड बाय 28 क्या मिलेगा? 32 मोल्स। यहाँ पर मैं 3 लिखना भूल चुकी हूँ और यहाँ पर 8 लिखना भूल गई हूँ, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को पता है। तो जब हम डिवाइड करते तो हम लोगों को पता चल रहा है कि कितने मोल्स प्रेजेंट है। कैसे पता करेंगे हम किसी भी चीज़ में कितने मोल्स प्रेजेंट है? कितना मास उस चीज़ का है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लोगों को पता है। मास आप लोगों को दिया गया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता चल जाएंगे। कैसे? इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जो भी आंसर आ रहा है मोल्स का उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? जैसे अगर मैं बोल रही हूँ एक डजन में कितने बनानास हो गए? 12। 2 डजन में 2 इंटू 12, 3 डजन में 3 इंटू 12, 4 डजन में 4 इंटू 12। उसी तरह से एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। 2 मोल्स में 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 3 मोल्स में 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी क्वांटिटी में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके मॉलिक्यूलर मास से। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास जो होता है अलग अलग सब्सटेंस का उसको डिवाइड करेंगे हम उसके मॉलिक्यूलर मास से। अब इक्वल मास में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में सब 896 ग्राम में है, सारे बोल में 896 ग्राम है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर 896 ग्राम में। ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज हर एक एटम का, हर एक मॉलिक्यूल का साइज अलग अलग होता है। इस वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में जितने भी मास में डिफरेंट होते हैं, डिफर करता है। फिर एक मोल की क्वांटिटी जो होती है उसे हम डिफरेंट मास में, ग्राम्स में मेजर करते हैं। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो क्या करते हैं? एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो वो जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वो कितनी बॉन्ड फॉर्म करेगा, किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? वैलेंसी पर। तो वैलेंसी को हम एक नंबर से इंडिकेट करते हैं और ये नंबर क्या होता है? वो कितनी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है।
जितनी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उतनी उसकी वैलेंसी है। ठीक है यहाँ तक। अब वैलेंसी को अच्छे से पढ़ने से पहले हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम की हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर को देखे थे तो हमें पता चला था कि एटम के न्यूक्लियस में सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड ऑर्बिट्स में। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसी तरह। तो हर लेवल पर, हर ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये फिक्स्ड है। हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये फिक्स्ड है। फर्स्ट जो है हम लोगों का के ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। उसके बाद जब आता है एल, उसमें रहते हैं 8। उसके बाद आता है एम, उसमें आता है 18। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं पहले के शेल में डालूंगी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसी शेल में मैं वापस नहीं डाल सकती वो इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या जाएगा दूसरे ऑर्बिट में। अब अगर 8 to 10 हो गया, 10 से ज़्यादा एक और आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 11 हो गया, तो क्या करेंगे हम थर्ड ऑर्बिट में उसको डालेंगे। और अगर 18 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे फोर्थ ऑर्बिट में डालेंगे। और इसी तरह से वो ऑर्बिट्स बढ़ते रहते हैं और हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाते हैं। तो हर एक की मैक्सिमम कैपेसिटी दी गई है। फर्स्ट की 2, सेकेंड की 8, थर्ड की 18। ये होती है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे कम ले सकते हैं वो, लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक समझा। अब हम सोडियम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सोडियम में टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किस तरह से होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो जाएगा थर्ड ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2, 8, 1। अब जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम है, वो हमेशा अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। हमेशा वो 8 के आसपास आना चाहता है। मैक्सिमम मतलब 8 अगर हम लोगों की यहाँ पर इन लोगों की ऑक्टेट जो होता है, जैसे हम ऑक्टेट बोलते हैं 8 को, वो ऑक्टेट इनका फिल हो गया तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऊपर नीचे रहा कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सोडियम के पास 1 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा तो कोई उसे नहीं देने वाला 7 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए वो खुद का 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट कर देता है किसी को भी कि तू ले ले। तो इससे क्या हो जाता है, उसके पास 2-8 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। 2-8 की कॉन्फ़िगरेशन मतलब अब ये थोड़ा स्टेबल हो गया है। तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में क्या रहते हैं, सेम। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक डोनेट हो गया तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्यों, बिकॉज उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। उसी तरह से अब नेक्स्ट आते हैं हम क्लोरीन पर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने, यानी 8 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, दूसरों से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन का जो आयन होता है उसमें 2, 8, 8 ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। और सिंस इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इन दोनों में एक अट्रैक्शन होगा और ये कंबाइन करके क्या बनाएगी, एक मॉलिक्यूल, और उसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन देने की कितनी है, 1। क्लोरीन की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी है, 1। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है
और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होती है, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमें NaCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें दो आयन्स मिलेंगे, एक होगा Na+, दूसरा होगा Cl-। तो वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called the valency of that element। मतलब किसी भी एटम ने कोई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है या ले रहा है एक आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? उस एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे सोडियम में कितनी थी? 1, क्लोरीन में भी कितनी थी? 1। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड जो आयन्स होते हैं हम लोगों के, जैसे Na का प्लस बन गया था क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऐसे आयन्स को हम बोलते हैं कैटायंस। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनायंस। एग्जाम्पल MgCl2, इसमें क्लोरीन का क्या होता है वैलेंसी? 1-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। अब Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो जब Mg 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके लिए 2 क्लोरीन के एटम लगते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो Mg और Cl के कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम। तो Mg++ क्या होता है इसमें? कैटायन, और Cl- क्या हो गया इसमें? एनायन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम देते हैं या फिर हम लेते हैं हमेशा होल नंबर में रहेगा, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम पॉइंट में बात नहीं करते, हमेशा होल नंबर में बात करते हैं। तो वैलेंसी हमेशा क्या रहती है? एक होल नंबर। या तो हम पूरा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या तो पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो वैलेंसी हमेशा होल नंबर्स में रहेगी। अब ये आप लोगों के लिए अगेन एक होमवर्क है, कंप्लीट करना है आप लोगों को चार्ट। इसमें आप लोगों को हीलियम का एटॉमिक नंबर दिया गया है, हाइड्रोजन का, और बहुत सारे एलिमेंट्स का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, वैलेंस दिया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। आप लोगों को फिल करना है इसमें कि किस में क्या वैल्यूज़ होगी। तो ये भी फिल करके ट्राई कीजिए कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है ये कंसेप्ट। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वापस से ये पूरी वीडियो एक बार सुन लीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट है सो यू कैन ऑलवेज कम टू मी। नेक्स्ट आता है हम लोगों की वेरिएबल वैलेंसी। अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैलेंसी बताते हैं। मतलब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। अब ये अलग अलग कंडीशन में होता है, ये हमेशा सेम कंडीशन में वो 1 2 3 नहीं करता है, वो उनकी अलग अलग कंडीशन होती है। तो ऐसे एलिमेंट जो एक या एक से ज़्यादा अपनी वैलेंसी बताते हैं, एग्जिबिट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट की वैलेंसी को वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल क्यों? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ वेरी करती है, जो चीज़ बार बार चेंज होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी बार बार चेंज होती है, ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ पर कुछ मेटल्स दिए गए हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो एलिमेंट क्या है? कॉपर, जिसका सिंबल है Cu। वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। जब 1 होती है तो क्या होता है? Cu+, जब 2 होती है तो Cu2+। और नाम हम क्या बोलते हैं? जब एक वैलेंसी रहेगी तो क्यूप्रस, 2 रहेगी तो क्यूप्रिक। फिर आता है मर्क्यूरी, जिसमें 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो Hg+, 2 देगा तो Hg2+। अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो नाम क्या होगा उसका? मर्क्यूरस। और Hg2+, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो मर्क्यूरिक।
वैसे ही आयन का भी दिया गया है, Fe2+, Fe3+ और फेरस और फेरिक। समझ में आ गया यहाँ तक के? अब आते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हम लोगों की फाइनल टॉपिक है, रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं वो समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कैटायन और एनायन को डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों को। ये एक होमवर्क है। अब रेडिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं? जब भी किसी कंस्टिट्यूएंट में, किसी मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड होती है तो हमेशा दो पार्ट होते हैं उसमें। एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। अब कैटायन और एनायन जो है इंडिपेंडेंटली रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। Na+ इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करता है Cl- के साथ, तब जाके NaCl बनता है। तो ऐसे जो कैटायंस और एनायंस है जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। तो कैटायन और एनायन जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। अब जब भी हम कैटायनिक रेडिकल्स जो होते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, मतलब OH- के साथ, तो हमें क्या मिलते हैं? कैटायनिक रेडिकल्स और बेस बनता है। तो ऐसे रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल्स। जब भी हम कैटायनिक रेडिकल्स को OH- के साथ कंबाइन करते हैं तो हमेशा हम लोगों को क्या मिलता है? एक बेस मिलता है, एसिड बेस वाला। तो जो बेस मिलता है इस वजह से हम कैटायनिक रेडिकल्स को क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल्स। क्यों? बिकॉज ये जब OH- के साथ कंबाइन होता है तो क्या देता है? बेस। सिमिलरली जो हम लोगों के एनायनिक रेडिकल्स है वो जब H+ आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो हमें देते हैं एक एसिड, और ऐसे रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। तो कैटायनिक रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल्स। और एनायनिक रेडिकल्स क्या होते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। अब रेडिकल्स भी यहाँ पर मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल एटम का जो रेडिकल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक रेडिकल। और वो उसे हम क्या बोलते हैं दूसरी सिंपल लैंग्वेज में? सिंपल रेडिकल्स होता है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक एटम है। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा एटम अगर किसी रेडिकल में प्रेजेंट है तो ऐसे रेडिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट रेडिकल्स। जैसे SO4-, इस रेडिकल का नाम है सल्फेट, और NH4+ अमोनियम। तो मैग्नीट्यूड जो चार्ज का होता है यहाँ पर, जैसे 2-, +1+, 2+, ये क्या होती है रेडिकल्स की? ये होती है इस एटम की वैलेंसी। तो SO4 2- में वैलेंसी क्या है? 2। NH4+ में क्या है वैलेंसी? 1। Na+ में वैलेंसी क्या है? 1। Cu+ में 1। Cl- में 1। इस तरह से हम वैलेंसी पता करते हैं। अब ओवरऑल हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम किस तरह से बनाएंगे किसी भी कंपाउंड का। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड इज दैट इट्स मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। कैटायन को हम क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। एनायन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। हमेशा ये दोनों भी चार्जेस जो होते हैं वो क्या रहते हैं? अपोजिट रहते हैं, और ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब नाम जब हम इस आयनिक कंपाउंड का लिखते हैं तो सब इसमें 2 वर्ड्स रहते हैं। फर्स्ट वर्ड रहेगा कैटायन का नाम, सेकेंड वर्ड रहेगा एनायन का नाम। और चार्जेस हम उसमें बताते नहीं हैं। जब भी हम मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं तो उसमें हम चार्जेस नहीं बताते हैं, और जितने भी उसकी जो वैलेंसी है उसे हम सबस्क्रिप्ट्स में, मतलब नीचे की तरफ छोटा सा लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। अब वो किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। अभी हम लोगों को बनाना है केमिकल फॉर्मूला Na और SO4 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसके रेडिकल की वैलेंसी क्या है? Na की वैलेंसी क्या होती है? 1। SO4 की 2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो Na2SO4 1 नहीं लिखते हैं हम, जब भी 1 रहता है तो उसे हम वैसे ही लिखते हैं जैसा है वो, तो Na2SO4। तो इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या हो गया, Na2SO4, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। तो किसी भी केमिकल जो है उसका नाम हम किस तरह से देंगे, हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल, उसके बाद में उसकी वैलेंसी लिखेंगे, और उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को उसको केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। और उसका नाम क्या होगा, केमिकल नेम, सबसे पहले कैटायन का नाम, कैटायन क्या है, सोडियम, उसके बाद आता है एनायन का नाम, सेकेंड वर्ड एनायन, एनायन यहाँ पे क्या है, सल्फेट, तो नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। इस तरह से हम केमिकल्स के नाम देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक रेडिकल्स और उनके नाम और कुछ एसिडिक रेडिकल्स और उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है मेजरमेंट ऑफ मैटर। होपफुली आप लोगों के लिए सारी टॉपिक्स क्लियर होगी, कोई डाउट्स नहीं आएंगे।